संकट अखिलेश यादव के सामने है। मैं उस संकट की बात कर रहा हूं जो मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। आप इस बात को समझिए कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत क्या है। मुस्लिम वीटो जिसके सहारे ये चुनाव जीता करते थे। AIMIM के मुखिया जो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 200 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा अब्दुल अब आपके लिए दरी नहीं बिछाएगा। ये जालीदार टोपी पहन करके इफ्तारी पार्टी करते थे, माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते थे। अब उनके ऊपर पहचान का संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनके हाथ से खिसकता जा रहा है। उस बीमारी का इलाज अगर किसी के पास में है तो इस देश की जनता के पास में है। इस देश की जनता ने इनको लगातार बाहर बिठाने का काम किया है और हाल फिलहाल जो इनके कारनामे हैं उनको देख करके यही लगता है ये लोग जहां बैठे हैं अगले 20 सालों तक वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन जो अखिलेश यादव सपना देख रहे थे कि बीजेपी में फूट डालेंगे और राज करेंगे, ये अखिलेश यादव का सपना ही रह जाएगा। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। दर्शकों नमस्कार, DNP इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो लोग मुद्दा बना रहे थे और ये सोच रहे थे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के बाद में वो बिखर जाएगी। पार्टी आला कमान कुछ अलग बोलेगा, लखनऊ वाले अलग बोलेंगे, मुख्य कुछ अलग बोलेंगे, उप कुछ अलग बोलेंगे, और जो राम भक्त हैं, सनातनी हैं, वो इनसे वैसे ही नाराज हैं, क्योंकि इनके समय में चढ़ावा चोरी हो गई, चंदा चोरी हो गया। ये अखिलेश यादव का मानना है, उनकी टीम का मानना है, और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके टीवी पर आने वाले प्रवक्ता हैं, वो जो समाजवादी थे वो अब सनातनवादी हो गए हैं, यह उनका कहना है। लेकिन दर्शकों, यहां संकट अखिलेश यादव के सामने है। मैं उस संकट की बात कर रहा हूं जो मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। आप इस बात को समझिए कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत क्या है। अखिलेश यादव MY मुस्लिम यादव, जो पिताजी इनको सौंप करके गए थे, इसके अलावा अपने साथ में कुछ जोड़ नहीं पाए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टियां इनके साथ में थीं, आज वो NDA के साथ में हैं। वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, वो चाहे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी हों। अब अखिलेश यादव के सामने एक संकट और है। कांग्रेस जो लगातार अपने नेताओं से बयान दिलवा रही है, कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में आई थी, और जैसे ही चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि देखिए, समाजवादी पार्टी को हमारी जरूरत है, हमें समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल जो इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से, वो इसी काम को कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया जो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 200 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां मुस्लिम मतदाता वो या तो निर्णायक मोड में रहते हैं या फिर अच्छी खासी उनकी संख्या है, उन्हें हम लड़ेंगे। ओवैसी का यह कहना है कि अखिलेश यादव जी, आप ये घोषणा करिए कि आप चुनाव जीतने के बाद में मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री, कोई बड़ा पद किसी मुस्लिम समाज के युवक को आप देंगे, किसी बुजुर्ग को कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा अब्दुल अब आपके लिए दरी नहीं बिछाएगा। उत्तर प्रदेश में इस समय जो चल रहा है, आप देखिए, ये जो मुस्लिम वीटो जिसके सहारे ये चुनाव जीता करते थे, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो जब भी सत्ता में आए उनको ये लगता था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है हमारे साथ में होगा और हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा, आसाम में नहीं हुआ जहां 40% मुस्लिम वोट बैंक है, बंगाल में नहीं हुआ जहां 30% मुस्लिम वोट बैंक है। जब बंगाल आसाम में नहीं हो सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में कैसे हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो ओवैसी अलग, मायावती
अलग, अखिलेश भैया अलग, और जो कांग्रेस पार्टी इस समय कर रही है, लगता है कि वो भी अलग जाने वाले हैं। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण, वो अलग ही मूड में हैं। आप समझिए, ये वोटों का जो बिखराव है, अगर वो हुआ तो किसको फायदा होगा? और जो लोग अभी दिल्ली और लखनऊ को लड़ा रहे थे, जिनको ये लगता था कि हम ऐसी बातें करेंगे और लोगों में एक मैसेज पहुंचा देंगे कि देखिए ये अगर सत्ता में आते हैं तो ये फिर से लड़ेंगे, मतलब जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में वो काठ की हांडी जो इन्होंने चढ़ाई थी, ये सोचते हैं कि बार बार ऐसे ही चढ़ती रहेगी। लेकिन दर्शकों, इनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है योगी की टीम ने। मैं योगी की टीम के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। बीते दिन इंडिया टुडे समिट कॉन्क्लेव उनका हुआ था आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, अपना भाषण देकर के चले गए। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है, वो जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए ये जो लखनऊ वाले हैं वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की तरह किसी समिट में जाते हैं तो केवल भाषण देते हैं, लोगों को इंटरव्यू नहीं देते हैं। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में बहुतेरे काम हैं। वो आपकी तरह विपक्ष में नहीं है जिनके पास में कोई काम नहीं। मुख्यमंत्री केवल जनसभाएं नहीं करते हैं, वो अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर के अपनी सरकार की नीति बताते हैं, नियत बताते हैं, ये बताते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब ब्रजेश पाठक से पूछा गया, जब केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया, उनसे सवाल दागे गए, उन्होंने कहा ये समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने वाली है, ये कितने भी प्रयास क्यों ना कर लें, राम भक्त कभी इनको वोट नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये योगी भी कह चुके हैं, यही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, यही ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, यही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो भी इसी बात को कह रहे हैं। अब कुछ लोग पंकज चौधरी के बयान को उठाते हैं कि देखिए पंकज चौधरी ने कह दिया कि चुनाव के बाद में हम सभी लोग बैठ करके तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे, बीजेपी संगठन की पार्टी है, वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है। सब लोग ऐसे ही बैठ करके तय करते हैं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जब बात चेहरे की आती है तो ये नितिन नबीन ने कहा कुछ दिनों पहले आकर के लखनऊ में, ये दौर, ये समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। मित्रों सुनिए, इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, मतलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया और कुछ लोग प्रदेश अध्यक्ष की बात को मानकर यह अंदाजा लगा रहे हैं, अरे देखिए योगी जी तो गए। वो ऐसे लोग हैं, वो ऐसा चूरन चाटते हैं, दिन में 1 घंटे पहले कुछ अलग लिखेंगे, 1 घंटे के बाद में कुछ अलग लिखेंगे। ये वो लोग हैं दर्शकों, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। वो लिख रहे थे, देखिए योगी जी अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी की तरह आकर के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, केवल वो भाषण देकर के चले जाते हैं। और जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोग बैठ करके ये तय करेंगे, तो उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया कि देखिए बीजेपी के चेहरा नहीं होंगे योगी आदित्यनाथ, उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उस सोच का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब उस समिट में केशव प्रसाद मौर्य आए, उनसे सवाल दागे गए, उनसे यह पूछा गया कि केशव प्रसाद मौर्य जी, ये पिछड़े कब तक पिछड़े रहेंगे। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देती है और अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को ये उप मुख्यमंत्री बना देती है। उन्होंने कहा मैं पिछले 9 वर्षों से उप मुख्यमंत्री हूं, मैं पिछड़े समाज की राजनीति करता हूं। अब आप सोच लीजिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो योगी जी के मंत्री हैं उसमें अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, सब हैं, सबकी भागीदारी है। लेकिन अखिलेश यादव ये बताएं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा कौन बन सकता है। अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, किसी को उप बना दीजिए,
किसी को तो बनाएंगे। ये संकट अखिलेश यादव के साथ में है। दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि यूपी तो ठाकुरों के हाथ में है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा, आप गलत कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनको ठाकुर बताते हैं, अखिलेश यादव, क्योंकि यह उनकी राजनीति है। जबकि योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, एक महंत हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनके नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जो कुछ किया है, यह काबिले तारीफ है। और जब ब्रजेश पाठक आए, उनसे सवाल दागे गए राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के, उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग हमसे तो सवाल पूछते हो, हिंदू आस्था की जब बात आती है तो फिर आपकी आस्था वो आहट हो जाती है, भावनाएं आपकी आहत हो जाती हैं। लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ तब नहीं होता जब मजारों में चोरी होती है। यह कहा ब्रजेश पाठक ने। क्या आपके भीतर हिम्मत है आप अखिलेश यादव से जाकर के यह पूछ सकें कि अगर सालार मसूद की मजार पर चोरी डकैती हुई है, उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्या आपके भीतर यह हिम्मत है कि आप अखिलेश यादव से जाकर के यह पूछ सकें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को हमने धार्मिक नगरी बना दिया, आज वहां त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं, अखिलेश यादव में हिम्मत है तो फिर हमारा साथ दें, वो जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके आंदोलन में हमारे साथ में आए, हमारी आवाज बने। क्या अखिलेश यादव कर पाएंगे? अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे। यहीं पर वो घिर जाते हैं। अब अखिलेश यादव को यह समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो वो ये प्रयास कर रहे थे, किसी को स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री बताते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। ये उनकी भाषाई मर्यादा है जिसको वो बार बार तार तार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी तैयारी बहुत बड़ी है। 2 दिन पहले योगी अमित शाह से मिलकर के आए। जो भी कुछ बात हुई होगी हमें नहीं पता। लोग देखिए अपनी अपनी कहानी बनाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम बार बार इस बात को कहते हैं, ये वो पार्टी है जो अपना भेद किसी को नहीं देती। वो जो सूत्र हैं, सूत्रों ने बताया है, कितनी बार उन सूत्रों की खबर वो गलत साबित हुई है। पता नहीं कौन से इनके सूत्र हैं, क्या ये काम करते हैं, किसके कहने पर करते हैं, कुछ नहीं पता दर्शकों। लेकिन जो अखिलेश यादव सपना देख रहे थे कि बीजेपी में फूट डालेंगे और राज करेंगे, ये अखिलेश यादव का सपना ही रह जाएगा। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा संकट है, अब जो उनके साथ में गठबंधन में है, फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वो कहते हैं 2 युवाओं की जोड़ी। लेकिन इस 2 युवाओं की जोड़ी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने संसद में अपने भाषण में कहा था, इन युवाओं की जोड़ी के बीच में मैं आ गया हूं। आप समझिए, वो बयान छोटा था लेकिन उसके मायने कितने बड़े हैं। अगर योगी ने कह दिया, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उनके बीच में योगी आ गए हैं, इसका मतलब है कि दोनों पर पहचान का संकट है। और योगी तो इस बात को कहते हैं, ये पप्पू टप्पू अप्पू, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, वो जिस काम को करते थे ये भी उसी काम को करते हैं, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। ये देश का भला नहीं देख सकते। ये भारत अगर तरक्की करता है तो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। ये वो लोग हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताते हैं। ये वो लोग हैं, अगर विदेश में बैठा कोई व्यक्ति भारत की अगर वो तारीफ नहीं करता है, अगर वो भारत के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये तुरंत उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत की कोई तारीफ करता है तो ये उसको खराब बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का विरोध करते करते, राम का विरोध करते करते, सनातन का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने लगे हैं। और यही बार बार योगी आदित्यनाथ या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, वो हो, इस बात को कहते हैं। उस बीमारी का इलाज अगर किसी के पास में है तो इस देश की जनता के पास में है। इस देश की जनता ने इनको लगातार बाहर बिठाने का काम किया है और हाल फिलहाल जो इनके कारनामे हैं उनको देख करके यही लगता है ये लोग जहां बैठे हैं अगले 20 सालों तक वहीं बैठे रहेंगे। जो कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह, बाल सफेद हो जाएंगे लेकिन यहां नहीं आ पाओगे। जो कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, वहां बैठने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एसी से उठ करके आपको जमीन पर जाना पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव पूरे, आप उनके पिछले 1 हफ्ते का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, वो कितनी बार लोगों के पास में गए हैं, कितनी जनसभाएं की हैं,
कितना कुछ उन्होंने किया है, सामने वालों को नहीं देख रहे। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जिसको मुद्दा बना करके एसआईटी अपना काम कर रही है, हर कोई इसी बात को कह रहा है। एसआईटी को खुली छूट दे रखी है, 15 जुलाई को वो रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन उसमें अभी भी कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ लोगों पर शक है, जहां यह देखने में आ रहा है कि जिन पर शक है उनकी कोई भागीदारी हो सकती है। कहने का मतलब है जिनको छोटी मछली बताया जा रहा है, उनकी आड़ में बड़े मगरमच्छ उनको बचते हुए बताया जा रहा है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये क्योंकि वो एजेंडा वीर लोग हैं, उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते हैं। बीते दिन जो 2 और आरोपियों को उनको रिमांड पर लिया है पुलिस ने, वो इसलिए लिया है ताकि उनके मुंह से कुछ सच्चाई सामने आ सके, वो कुछ उगलें। वो जब उगलेंगे तभी सच्चाई सामने आएगी, तभी पता चलेगा कि जिन पर शक है क्या वाकई उनकी भूमिका है, और नहीं है तो फिर आप किसी पर अनर्गल बातें करके आरोप नहीं लगा सकते हो। आपके पास में सबूत हैं, आप जाकर के दिखा दीजिए। जब केशव प्रसाद मौर्य से, ब्रजेश पाठक से यह सवाल पूछा गया कि आपको कितना नुकसान होगा, उन्होंने कहा इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, विरोधियों को कोई फायदा नहीं होगा। वो लाख प्रयास कर लें, और अब तो जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये जा रहा है कि जो अभी तक ये जालीदार टोपी पहन करके इफ्तारी पार्टी करते थे, माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते थे, अब उनके ऊपर पहचान का संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनके हाथ से खिसकता जा रहा है। अब ओवैसी जैसे नेता, उनकी पार्टी लगातार इसी बात को कह रही है, कब तक आप सहते रहोगे? जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप उनकी संख्या बढ़ाइए, वो बढ़ेंगे तब जब आप हमारा साथ दोगे, नहीं तो ये आपका ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे, आपके वोट बैंक का ऐसे ही इस्तेमाल कर सत्ता में आते रहेंगे। उसके बारे में ये किसी को नहीं पूछेंगे, किसी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इनका पीडीए केवल एक दिखावट है, वो दिखावटी बात करते हैं, उसके आगे सोच नहीं सकते। जब भी आएंगे तो अपने परिवार के डेवलप करने के बारे में उनको सोचेंगे। यानी जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वही कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और वही कह रही है इस समय कांग्रेस पार्टी। अखिलेश भैया दुविधा में हैं, वो तो ये भी सोच रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएं या ना जाएं, क्योंकि इनको बार बार इसी बात पर घेरा जा रहा है। ये आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन ये रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। और यही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया अगर आपकी आस्था इतनी है, उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो आप कम से कम चले ही जाइए, रामलला के दर्शन कर लीजिए। लोगों को कुछ तो एहसास हो कि हाँ भैया, अखिलेश भैया पहले वाले अब नहीं रहे, अखिलेश भैया सनातनी हो गए, अब वो समाजवादी नहीं बचे हैं। और जो मुस्लिम वोट बैंक है दर्शकों, क्योंकि चाहे वो मौलाना साहब हों, आपने देखा होगा जो रज़वी बरेली वाले मौलाना हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को और कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप अलग अलग मंचों से जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये जो वक्फ बोर्ड का जो घोटाला है, ये करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का है। लोग राम मंदिर का चढ़ावा चोरी वाला मुद्दा भूल जाएंगे, ये इतना बड़ा मुद्दा है, आप इसकी जांच करवाइए। और योगी तो पहले ही कह चुके हैं, हम जांच करवाएंगे, जांच कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बड़ा सवाल यही है, अखिलेश यादव का क्या होगा? दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।